अध्याय 3651 वापसी का रास्ता। प्रतिभाशाली पिशाचों का सहारा। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी की नक्काशी। छोटी बहन की आनिक्स्यू। ये बहुत अच्छा होगा यदि कोई उसके लिए आवाज उठा सके। मौन। जासिटाफ और जाकिर्स के हाव भाव थोड़े बदल गए। शुरू में तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वे रक्तपुत्र को नाराज करें, और अभी अभी उन्होंने जबरदस्ती अपना मुंह खोला। अब जालानबो भी था। भविष्य में वे कैसे जिएंगे? चलो भविष्य की बात ही न करें। युद्ध के मैदान में हर जगह खतरे थे। अगर वे अपनी जाति के श्रेष्ठतम प्रतिभाशाली लोगों को नाराज कर देते और उन्हें खतरा होता, तो दूसरा पक्ष जानबूझकर उन्हें नहीं बचाता। वे कैसे बच सकते थे? अरे नहीं, कोई भविष्य नहीं था। शुरुआत में वे घमंडी और निडर लग सकते हैं, लेकिन जालानबो जैसी शीर्ष प्रतिभा के सामने वे अभी भी कायर थे। दो अंधेरे प्रेत सहज भाव से जाकिरो, जाकिन्स और जानोस्की को देख रहे थे। जालानबो का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तीनों काले भूतों पर नजर डाली और उसे ज्ञान हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या इसके पीछे तुम ही हो? जाकिरो और बाकी दो काली प्रेतात्माएं जासिताफ और जाकिर्स को बेवकूफ कहकर कोसने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। चूंकि वे बेनकाब हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं छिपाया और सीधे मुंह खोल दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अलग होने में कोई बुराई है? हमारे कामों के आधार पर दूसरी जातियां शायद हमसे आगे निकल गई होंगी और बढ़त हासिल कर ली होगी। हालांकि रक्तपुत्र ने कोई कदम नहीं उठाया है। हम बस चिंतित हैं। हमारे मन में और कोई विचार नहीं है। ये रक्तपुत्र का आदेश है। दूसरे लोग इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? जालानबो ने ठंडे स्वर में कहा। रक्तपुत्र के ऐसा करने के अपने कारण हैं। क्या तुम भूल गए हो कि शून्य युद्ध के दौरान क्या हुआ था? अगर रक्तपुत्र न होता तो तुम जिंदा नहीं होते। अब जब तुम बड़े हो गए हो, तो क्या तुम रक्तपुत्र की बातों को दिल से नहीं मानोगे? ज़ेनिया ने शांति से पूछा। जाकिरो और अन्य दो अंधेरे प्रेतों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खासकर उनके आसपास मौजूद प्रतिभाशाली लोगों की निगाहें। उनकी निगाहों में एक तरह का अलगाव और तिरस्कार झलक रहा था। यह अस्पष्ट था, लेकिन फिर भी वे इसे महसूस कर सकते थे। अतीत में ये प्रतिभाएं उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस नहीं करती थीं। हालांकि ये लोग रक्तपुत्र के पक्ष में थे, इसलिए वे उन तीनों से डरते नहीं थे। उनके हृदय की गहराइयों से निराशा की भावना उभरी। उन्हें लगा कि उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। रक्त देवता क्लोन। उसे उम्मीद नहीं थी कि जालानबो और ज़ेनिया उस पर इतना विश्वास करेंगे। उसने उन पर जादू का प्रयोग नहीं किया, है ना? आह, यह अद्भुत आकर्षण! रक्त देवता क्लोन भले ही आत्ममुग्ध हो, लेकिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तनावपूर्ण माहौल किसी वजह से शांत हो गया। सबने रक्त देवता क्लोन की तरफ देखा और उसे अपना मुंह खोलते हुए देखा। चूंकि तुम जल्दी जाना चाहते हो, तो जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सचमुच? जाकिन्स हैरान था। मैंने अपनी बात पहले ही कह दी है। आप तय कर सकते हैं कि आप रुकना चाहते हैं या नहीं। मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा जो अकेले शिकार करने जाना चाहता है। आप आगे बढ़ सकते हैं, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। ठीक है। जाकिन्स और बाकी दो काले प्रेतों ने एक दूसरे को देखा और अपना फैसला सुनाया। पहले हम ही आगे बढ़ेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद भी वे रुके नहीं। उन्होंने युद्धपोत से केबिन का दरवाज़ा खोलने को कहा और पिशाच युद्धपोत से बाहर उड़ गए। जासिटाफ, जाकिर्स और दूसरे अंधेरे प्रेत उसके पीछे जाने से पहले एक पल के लिए झिझके। उन्होंने रक्तपुत्र और जालानबो को नाराज कर दिया था, इसलिए रुकना समझदारी नहीं थी। वे जाकिन्स और बाकियों के साथ ही जा सकते थे। कुछ पिशाच प्रतिभाएं भी थीं जो जाकिरो, जाकिन्स और अन्य प्रतिभाओं के करीब थीं। वे चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और कौन अकेले शिकार करना चाहता है? तुम दोनों साथ जा सकते हो। रक्त देवता क्लोन को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने फिर पूछा। रक्तपुत्र, हम पीछे रहकर आपके आदेश सुनने को तैयार हैं। ठीक है रक्तपुत्र, चिंता मत करो। हम नहीं जाएंगे। हम तुम्हारा आदेश जरूर मानेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सही है। महामहिम रक्तपुत्र को शैतान टाइटन ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है। स्वाभाविक रूप से हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। ... जो पिशाच प्रतिभाएं पीछे रह गई थीं, उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपनी राय व्यक्त की। जाकिरो, जाकिन्स और जानोस्की नहीं गए थे। वे और प्रतिभाओं के उनके साथ जाने का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन नतीजा यही निकला। पिशाच प्रतिभाओं की बातें सुनकर उनके दिल ठंडे पड़ गए। वे अनिच्छा से भर गए। हालांकि वे जानते थे कि अब वे रक्तपुत्र की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल वहां से जा सकते थे। स्वूश स्वूश स्वूश। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राटों ने आखिरकार झिझकना बंद कर दिया और रक्तदेव क्लोन को गौर से देखने लगे। फिर वे रक्त लाल प्रकाश किरणों में बदल गए और दूसरी दिशाओं में उड़ गए। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। पीछे से देखने पर वह थोड़ा उदास लग रहा था। रक्तपुत्र, जालानबो कुछ कहना चाहता था।
रक्त देवता क्लोन ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। उसके होठों के किनारे एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आए और उसने कहा, अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। जबरदस्ती मनाने से काम आसान नहीं होता। उन्हें रुकने देने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। लगता है ब्लड सन की कुछ और ही योजना है। ज़ेनिया मुस्कुराया। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। वहाँ क्या व्यवस्था थी, लेकिन चूंकि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इसलिए मुझे अभिनय जारी रखना होगा। जहाँ तक जैकिंस और अन्य पिशाच अंधेरे प्रेतों का सवाल है, चूंकि वे इतने अवज्ञाकारी थे, मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। हो, इस क्षण रक्त देवता क्लोन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में खुशी झलक उठी और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़ालानबो, ज़ेनिया और दूसरे अंधेरे प्रेतों ने आगे कुछ नहीं सोचा। उन्होंने एक कोना ढूंढ लिया जहां वे चुपचाप बैठकर साधना कर सकें। यह मुख्य भाग है, वह वापस आ रहा है। रक्त देवता क्लोन ने तुरंत वांग टेंग की उपस्थिति को भांप लिया। इस संपर्क के कारण वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद एक हल्का सा संपर्क बना पाए। वह बहुत खुश था। अभी उसके पास कोई योजना नहीं थी, लेकिन अब उसके पास एक योजना थी। मुख्य दल के वापस आने के बाद वे दोनों मिलकर सभी अंधेरे प्रेत प्रतिभाओं को मार देंगे। वे प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को मारना चाहते थे। कोई नहीं जानता था कि शिकारी कौन था और शिकार कौन। अल्पविराम। अच्छा, मुझे मिल गया। उसी समय अंधेरे ब्रह्मांड में वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई और उसने राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब वह अपने क्लोन और अपने असली रूप के बीच के संबंध का उपयोग इतनी दूरी से कुछ महसूस करने के लिए कर रहा था। अगर यह निहिलिटी क्लोन होता तो यह आसान होता। आखिरकार डेवो स्पेस के साथ तो उन्हें जोड़ना आसान था। हालांकि रक्त देवता क्लोन के पास ये क्षमता नहीं थी, इसलिए वह इसे केवल अपने और क्लोन के बीच के सबसे बुनियादी संबंध के माध्यम से ही महसूस कर सकता था। सौभाग्य से उसका अंतरिक्ष शरीर काफ़ी शक्तिशाली था और उसे प्रकाश ब्रह्मांड के सटीक अंतरिक्ष निर्देशांक पता थे। इन सभी कारकों के बल पर वह रक्त देवता क्लोन के स्थान का पता लगाने में सफल रहा। अब हम अंतरिक्ष सरणी की नक्काशी शुरू कर सकते हैं। वांग टेंग अचानक खड़े हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक गति को जारी कर दिया। धमाका। उसके माथे पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी खिली हुई थी, मानो कोई सुनहरा फूल खिल गया हो। अगले ही क्षण विशाल मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति ने उस स्थान को भर दिया। यह आध्यात्मिक गतिशीलता वांग टेंग के स्वर्गलोक में आगे बढ़ने से पहले की तुलना में कई गुना अधिक प्रबल थी। ऐसा लगा जैसे वह ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच गया हो। यदि यहाँ कोई ब्रह्मांड स्तर का दिव्य आत्मा गुरु होता तो वह वास्तव में उसके साथ उसी स्तर का व्यवहार करता। हालांकि वांग टेंग जानता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांड स्तर तक नहीं पहुंची थी। सही मायने में स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांड स्तर तक भी आगे बढ़ने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि एक स्वर्गीय योद्धा के लिए ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को आत्मसात करने के बाद वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी। इस क्षण आध्यात्मिक गति की लहरें हवा में भर गईं। वे अदृश्य नक्काशीदार ब्लेड में बदल गईं और हवा में नक्काशी करने लगीं। हवा में अजीब अजीब रूनियां दिखाई देने लगीं। उनसे चांदी सी सफ़ेद चमक निकल रही थी। ये रून विशेष थे। जैसे ही ये प्रकट हुए, एक प्राचीन आभा फैल गई। अदृश्य अंतरिक्ष शक्ति कहीं से प्रकट हुई और उस क्षेत्र का चक्कर लगाने लगी। वांग टेंग एकाग्र तो थे, लेकिन उनकी नज़र बेहद शांत थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गति को नियंत्रित करते हुए प्राचीन अंतरिक्ष में लगातार रन उकेरे। वह पहले से ही इस तरह के दिशात्मक टेलीपोर्टेशन सरणी को बनाने में बहुत अनुभवी थे। आखिरकार ये पहली बार नहीं था। इसके अलावा उसे ब्लड वेल की विरासत से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए प्राचीन अंतरिक्ष रूनों की उसकी समझ गहन स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसकी रून महारत संत स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए उसके लिए टेलीपोर्टेशन सरणी बनाना आसान हो गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। प्राचीन अंतरिक्ष के रून शून्य में प्रकट हुए और एक विशाल गोलाकार सरणी का निर्माण किया। 3 दिन बाद प्रकाश ब्रह्मांड के एक भाग में प्रकाश ब्रह्मांड का एक अंतरिक्ष यान तेज गति से यात्रा कर रहा था। अंतरिक्ष यान पर कोई प्रतीक नहीं था, लेकिन कोई भी बता सकता था कि यह ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान था। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान कोई साधारण अंतरिक्ष यान नहीं था। हर ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान एक महत्वपूर्ण रणनीतिक वस्तु थी। इसे बनाने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। सामान्य योद्धा ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान खरीदने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि कुछ सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी अपनी संपत्ति से ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते। हालांकि इस ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान का मालिक एक स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा था। ये सही है, स्वर्गलोक।
अंतरिक्ष यान में कुछ युवा लोग जमा थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी क्योंकि वे बाहर की स्थिति पर नजर रखे हुए थे। लापरवाही बरतने की हिम्मत उनमें नहीं थी। इस बार उनका सामना प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं से नहीं बल्कि उन अंधेरी प्रेतों से था जो किसी भी क्षण प्रकट हो सकती थीं। वरिष्ठ भाई रोंग याओ, मैंने सुना है कि उन अंधेरी प्रेतों ने भी एक तोड़ा भेजा है। क्या ये खबर सच है? भीड़ में से एक आवाज़ आई जिसने सन्नाटा तोड़ा। सबने तुरंत भीड़ में से एक की तरफ देखा। उनकी आंखों में घबराहट और उत्सुकता थी। ये खबर 3 क्षेत्रीय क्षेत्रों से आई है। ये सही होनी चाहिए। हरे रंग का युद्ध कवच पहने एक युवक ने हल्के से सिर हिलाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसने सबको दिलासा देते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो। हम 7 तारकीय अकादमियों के छात्र हैं। यहाँ हर कोई प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली है। अगर हमें कोई काला साया भी मिले तो भी हम लड़ने की क्षमता रखते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। ये सही है। हम स्टेलर अकादमी के छात्र हैं। हमें काली प्रेतों से क्यों डर लगेगा? तो क्या हुआ अगर वे प्रतिभाशाली हैं? हर कोई प्रतिभाशाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास ग्रीन वाइन एसोसिएशन के सीनियर भी हैं। आप सभी स्वर्गीय प्रतिभाएं हैं। आप हमारी सेकंड स्टेलर अकादमी के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। बेहतर होगा कि ये अंधेरे भूत प्रेत न आएं। अगर आ भी गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। हा, बिल्कुल सही। हमने आपकी क्षमता देखी है। आप उन काले भूत प्रेतों को जरूर मार पाएंगे और स्टेलर अकादमी की प्रतिभाओं की प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे। अल्पविराम। युवा योद्धाओं की भावनाएं भड़क उठीं। वे पहले जैसे निराशावादी नहीं रहे, बल्कि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भर गई। वे चाहते थे कि कुछ अंधेरी प्रेत प्रतिभाएं तुरंत प्रकट होकर मारे जाएं। बेशक कुछ लोग गंभीर बने रहे, वे उतने आशावादी नहीं थे। उन अंधेरी प्रेतों की शक्ति और विचित्रता उनके दिलों में गहराई से समा गई थी। अगर उन्हें कम करके आंका जाता तो वे बुरी तरह असफल हो सकते थे। रोंग याओ को गर्व महसूस हुआ। ये सभी प्रतिभाएं विभिन्न गुटों से चुनी गई थीं और उनमें अपार क्षमता थी। हालांकि उसके सामने वे सम्मान और प्रशंसा से भरी हुई थीं। इससे उसे सहजता महसूस हुई। उसने भीड़ पर नजर डाली और उनके व्यवहार से संतुष्ट हुआ। अचानक उसे कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी और बेमिल लग रही थी। उसने बर्फ सी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे बर्फ सी सफ़ेद बाल थे। उसके नंगे पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ रहे थे जिससे एक ठंडी आभा फैल रही थी। कई पुरुष उसे आश्चर्य और आकर्षण से देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हुई। कुछ महिलाओं ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। जो प्रतिभाएं स्टेलर अकादमी की अकादमी बन पाईं, वे सभी शक्तिशाली प्रतिभाएं थीं। उनकी दिखावट भी बुरी नहीं थी, लेकिन इस बर्फ सी सफ़ेद महिला की तुलना में अधिकांश सुंदरियां अपनी हीनता पर शर्म महसूस करती थीं। वह बर्फीले पहाड़ पर खिले हुए शुद्ध श्वेत हिमकमल के समान थी। वह सुंदर, पवित्र, स्वच्छ और पारदर्शी थी। कोई भी उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आभा अतुलनीय थी। रोंग याओ की नज़रें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जूनियर सिस्टर क्यानिक्स्यू, क्या आप अब भी किसी बात को लेकर चिंतित हैं? कुछ नहीं, लेन क्यानिक्स्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और अपनी बर्फ सी सफ़ेद आंखों से उसकी ओर देखा। लेन क्यानिक्स्यू, तुम हमेशा इतने ठंडे क्यों रहते हो? बड़े भाई रोंग याओ के इरादे नेक हैं। तुम्हारे करीब आना मुश्किल है। हम सब सेकंड स्टेलर अकेडमी के छात्र हैं। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक आदमी ने दुखी होकर कहा। इस व्यक्ति का रोंग याओ के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह रोंग याओ की बातों से सहमत होने वाला पहला व्यक्ति था और उसके साथ सहयोग करता था। कियान लियान, छोटी बहन क्यानिक्स्यू के साथ रूखा व्यवहार मत करो। तुमने उसे गलत समझा होगा। यही उसका स्वभाव है। वह हमसे दूरी बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। कृपया उसकी बात का बुरा मत मानना। रोंग बाई ने उस आदमी को दोषी भाव से देखा। कियान लियान ने कुछ बार अपने होंठ हिलाए। वह थोड़ा नासमझ लग रहा था। जूनियर सिस्टर क्यानिक्स्यू से जल्दी से माफ़ी मांगो। हम एक ही पक्ष में हैं। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, रोंग याओ ने कहा। ठीक है, कियान लियान ने अंत में दूसरे पक्ष की निगाह में सिर हिलाया। सब ठीक है, लेन क्यानिक्स्यू ने शांति से उत्तर दिया। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रही थी। जूनियर सिस्टर क्यानिक्स्यू, नाराज मत होइए। कियान लियान एक सीधा सादा इंसान है। उसका आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था, रोंग कियान ने समझाया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेन क्यानिक्स्यू ने जवाब दिया। रोंग याओ को लगा कि उसकी आंखों के कोने अनियंत्रित रूप से फड़क रहे हैं। लेन क्यानिक्स्यू के उदासीन भाव देखकर वह असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। लेन क्यानिक्स्यू, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सीनियर भाई रोंग क्यानिक्स्यू ने आपसे विनम्रता से बात की, लेकिन आप। कियान लियान चिल्लाया। ठीक है, रोंग याओ ने हाथ हिलाया और कहा, सब जा सकते हैं। कोई गंभीर बात नहीं है। उसने तुरंत विषय बदल दिया। बाहर की स्थिति पर नज़र रखें।
अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत सूचना दें। जी श्रीमान, सब जानते थे कि जब वह इस मामले को सुलझा लेगा तो देखने लायक कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने उसे जवाब दिया। जूनियर सिस्टर क्यानिक्स्यू, ज़्यादा चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूंगा। आखिरकार तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसे राष्ट्रपति ने खुद भर्ती किया है। रोन क्यानिक्स्यू ने सबके जाने के बाद अचानक आवाज़ के जरिए लेन क्यानिक्स्यू से बात की। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह लेन क्यानिक्स्यू के हाव भाव को ऐसे घूर रहा था मानो वह कुछ देखना चाहता हो। दुर्भाग्य से लेन क्यानिक्स्यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। रोंग याओ के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखों में एक भयावह भाव था। लेन क्यानिक्स्यू ने बाहर के खालीपन को देखने से पहले पीछे की ओर देखा। धमाका! इसी समय एक विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से कंपन करने लगा। चेतावनी! 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 अंतरिक्ष यान पर किसी अज्ञात वस्तु का हमला हो रहा है। अंतरिक्ष यान 1.3% क्षतिग्रस्त है। सुरक्षा कवच स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया है। स्वचालित रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई है। अंतरिक्ष यान में 3 बार एक कान फाड़ देने वाली चेतावनी बजी। चमकदार लाल रोशनी लगातार चमक रही थी। क्या चल रहा है? सभी प्रतिभाओं के चेहरे बदल गए। वे दूर तक देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक शून्य से काली धुंध का एक गोला निकला और पूरे अंतरिक्ष यान को अपनी चपेट में ले लिया। कान फाड़ देने वाला सायरन फिर बज उठा। चेतावनी! 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 अंतरिक्ष यान की ढाल पर हमला हो रहा है। क्षति 10% है। क्षति 15% है। क्षति 23% है। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान में एक कान फाड़ देने वाला अलार्म लगातार बज रहा था। ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान का सुरक्षा कवच आश्चर्यजनक गति से क्षतिग्रस्त हो रहा था। अंतरिक्ष यान में मौजूद सभी प्रतिभाएं घबरा गईं। खासकर वे लोग जो अभी तक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अब घबरा रहे थे। अंधेरे प्रेत का हमला। किसी के मुंह से एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। वह बहुत तेज थी। हालांकि इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। सबका ध्यान अंतरिक्ष यान के बाहर छाई काली धुंध पर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अंधेरे प्रेतों का कौशल था। रोंग याओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसका चेहरा थोड़ा भद्दा था, लेकिन उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत चिल्लाया, सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ में जोर था। वह बहरा कर देने वाली थी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई और वे संभले। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई और वे तुरंत उस स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने अपने युद्ध कवच पहने और युद्ध के लिए तैयार हो गए। आखिरकार वे स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और उन्हें युद्ध का भरपूर अनुभव था। शुरुआती घबराहट के बाद वे किसी तरह शांत हो गए। ग्रह विनाश तोप, आगे बढ़ो और बाहर निकलो। उसी समय रोंग याओ ने अंतरिक्ष यान को आदेश दिया। धमाका! ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान पर अजीबोगरीब आकृतियां चमक उठीं और पूरे अंतरिक्ष यान को भर दिया। फिर वे अंतरिक्ष यान के सामने एकत्रित हो गए, जिससे एक विशाल मुंह दिखाई देने लगा। अंदर भयानक ऊर्जा तेजी से इकट्ठा होने लगी। धमाका! अगले ही क्षण तोप के मुंह से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली और आगे की ओर बढ़ी। घने काले कोहरे में एक छेद बन गया था, जिससे बाहर का खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। रोशनी दूर तक फैल रही थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान तेजी से आगे बढ़ा और काली धुंध से बाहर निकल आया। बूम बूम बूम! हालांकि इस समय अंतरिक्ष यान फिर से हिंसक रूप से कंपन करने लगा। सभी दिशाओं से एक बुरी और अंधेरी आभा उत्सर्जित करते हुए बल के हमले अंतरिक्ष यान पर गिरे। अंतरिक्ष यान का सुरक्षा कवच पुनः बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अंतरिक्ष यान में कान फाड़ देने वाला सायरन लगातार गूंज रहा था। सबके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। आगे बढ़ो! रोंग याओ ने तुरंत आदेश दिया। वह जानता था कि चीजें ऐसे नहीं चल सकती। अंतरिक्ष यान को घेर लिया गया था और उस पर हमला तो होना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। हमलों की तीव्रता को देखते हुए अगर वह ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान भी होता तो भी वह जल्द ही नष्ट हो जाता। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था। अगर यह नष्ट हो जाता तो उसे इतनी पीड़ा होती कि वह सांस भी नहीं ले पाता। जी श्रीमान! सभी गंभीर हो गए। उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और अंतरिक्ष यान से बाहर निकल आए। बूम बूम बूम! जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, हमले शुरू हो गए। हालांकि इन स्टेला अकादमी के छात्रों से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उनके हाथों में पहले से ही तरह तरह के हथियार मौजूद थे। उनके चारों ओर सेना का जमावड़ा लगा हुआ था। जैसे ही हमला होता, वे अपने हमले शुरू कर देते। एक पल में सारे हमले नाकाम हो गए। वे शून्य में फट गए, लेकिन उन्हें जरा भी चोट नहीं पहुंची। गर्जन! हा हा हा! जैसी कि लाइट यूनिवर्स की प्रतिभाओं से उम्मीद थी। उन्हें मार डालो। ये प्रतिभाएं मेरी हैं।
इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। डॉट डॉट डॉट। चारों तरफ से दुष्ट और पागलों जैसी दहाड़ें सुनाई देने लगीं। तभी काले काले पत्थरों से ढकी काली प्रेतात्माएं बाहर निकलीं और पत्थर के राक्षसों की तरह स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली योद्धाओं पर टूट पड़ीं। शैतान रॉक रेस। ये शैतान रॉक रेस अंधेरे प्रेत है। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और भाव अधिक गंभीर हो गए। बूम बूम बूम। हालांकि डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेतों ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। वे उन पर टूट पड़े। डेविल रॉक रेस के काले भूत स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली योद्धाओं पर छोटे पहाड़ों की तरह टूट पड़े। वे जहां भी जाते अंतरिक्ष कांप उठता। मरना। ये दृश्य देखकर रोंग याओ के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। डेविल रॉक रेस के काले प्रेतों से निपटना आसान नहीं था। वे कछुओं जैसे थे। उनकी भयावह रक्षा क्षमता लोगों को निराश कर सकती थी। हालांकि अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे सबसे पहले हमला करना था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबका मनोबल गिर जाएगा। धमाका। रोंग याओ का चेहरा हरे रंग के युद्ध कवच से पूरी तरह ढका हुआ था। वह हरा और विशिष्ट दिख रहा था। उसने अपने हाथ में एक हरे रंग की युद्ध तलवार पकड़ी और एक चमकदार हरे रंग की तलवार की चमक छोड़ी। उसने उसे एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट डेविल रॉक रेस के काले प्रेत पर वार किया। गर्जन। मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट पीछे नहीं हटा। वह गुस्से से दहाड़ा और उसके चट्टान जैसे चेहरे की दरारों से एक भयानक चमक निकली। उसने दोनों हाथों से एक विशाल युद्ध गदा पकड़ी और उसे पटक दिया। धमाका। एक भयावह गहरे पीले रंग की गदा जैसी छाया हवा में एकत्रित हुई और तलवार की चमक से टकराए। दुर्भाग्य से युद्ध गदा तलवार की चमक को तोड़ नहीं पाए। इसके बजाय वह हरी तलवार की चमक से नष्ट हो गई। गदा पर दरारें पड़ गईं। रोंग याओ जानता था कि पहले हमले के प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए उसने अपनी शक्तिशाली युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया और एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट को चुना जो ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यह एक निवारक के रूप में काम करता था। साथ ही इससे मनोबल भी बढ़ता ताकि स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली लोग डरकर पागल न हो जाएं। टकराना। टक्कर बस एक पल के लिए ही रही। गदा की छाया आखिरकार बिखर गई और हरी तलवार की चमक शैतान रॉक रेस के काले प्रेत की ओर बढ़ गई। गर्जन। डेविल रॉक रेस के काले प्रेत में डर का कोई निशान नहीं दिखा। उसकी गहरी पीली आंखें पागलपन से भरी हुई थीं जब वह हरी तलवार की चमक की ओर बढ़ रहा था। दुर्भाग्यवश उसने इस तलवार की चमक की शक्ति को कम करके आंका। स्वूश। जब तलवार की चमक शैतान रॉक रेस के अंधेरे प्रेत पर उतरी तो घर्षण से चिंगारियां उत्पन्न हुईं। दूसरे पक्ष का चट्टान जैसा शरीर तुरंत टूट गया। उसके शरीर से काले पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। शैतान रॉक रेस अंधेरे प्रेत तुरंत वापस फेंक दिया गया था। सब हैरान और खुश थे। सीनियर रोंग ली वाकई ताकतवर थे। मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अंधेरे प्रेत कुछ भी नहीं हैं। सब लोग मेरे पीछे आओ और उन्हें मार डालो। रोंग फू चिल्लाया। मरना मरना मरना। डॉट डॉट डॉट। स्टेला अकादमी के छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ गया। उनकी भावनाएं भड़क उठीं और वे गुस्से से दहाड़ने लगे। वे डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेतों की ओर दौड़ पड़े। बूम बूम बूम। दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। हवा में तरह तरह के बल हमले आपस में गुंथ गए, जिससे विभिन्न तत्वों के बल उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गए। लेन क्यानिक्स्यू नंगे पांव हवा में चल रही थी। उसके शरीर से एक भयानक ठंडक फैल गई। फोर्स हवा में बर्फ के टुकड़ों में इकट्ठा होकर नीचे तैरने लगी। गर्जन। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट डेविल रॉक रेस अंधेरे प्रेत ने एक भयानक मुस्कान दी और उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर बर्फ से जम गया। वह वहीं जम गया, 1 इंच भी हिल नहीं सका। ये कैसे संभव है? डेविल रॉक रेस का काला प्रेत चकित रह गया। उसने सोचा था कि प्रकाश ब्रह्मांड की इस नाजुक दिखने वाली महिला से निपटना आसान होगा, लेकिन उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। बर्फ चेतन डेविल रॉक रेस के शरीरों को जमा देने में सक्षम था। धमाका। लेन क्यानिक्स्यू ने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने शैतान रॉक रेस के काले प्रेत को स्थिर किया, उसके हाथ में एक बर्फ नीला युद्ध धनुष प्रकट हुआ। उसने धनुष खींचा और एक बर्फ तीर तेजी से इकट्ठा हो गया। जैसे ही उसने अपना हाथ छोड़ा, बर्फ का तीर प्रकाश की किरण में बदल गया। वह ठंडी हवा में तेजी से उड़कर डेविल रॉक रेस के काले प्रेत की छाती की ओर बढ़ा। गर्जन। शैतानी चट्टान जाति के काले प्रेत को मौत का खतरा महसूस हुआ। उसने अपना मुंह खोला और गुस्से से दहाड़ा। उसके शरीर में मौजूद काली शक्ति बाहर निकल आए और उसके शरीर पर बड़ी बड़ी काली चट्टानों के रूप में एकत्रित हो गई। उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। टकराना। अगले ही पल बर्फ का तीर आकर उसके शरीर से टकराया। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्रैक क्रैक क्रैक। शैतान रॉक रेस के काले प्रेत के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। वे उसकी छाती से फैलती गईं। टकराना। यह मजबूत रक्षा ज्यादा देर तक नहीं टिकी।
ये फट गई और शैतान रॉक रेस के काले प्रेत की छाती पर एक विशाल खूनी छेद में बदल गई। उसका शरीर घुस गया था। बड़ी मात्रा में काला खून निकला। उसी समय अत्यधिक ठंड ने शैतान रॉक रेस के अंधेरे प्रेत के शरीर को जमा दिया और उसे एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। लेन कियानशुए तैरकर ऊपर आया और बर्फ की मूर्ति एक चटक आवाज के साथ टूट गई। वह टूटी चट्टानों की तरह टुकड़ों में बदल गई। निम्न श्रेणी का शैतान सम्राट मर चुका था। उसकी आत्मा भी जम गई थी और नष्ट हो गई थी। वह इससे ज्यादा अमृत नहीं हो सकता था। जब अंधेरे प्रेतों ने यह दृश्य देखा तो वहां सन्नाटा छा गया। ये परिणाम बहुत अप्रत्याशित था। वह एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था, लेकिन फिर भी शैतान रॉक रेस में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। फिर भी उसे प्रकाश ब्रह्मांड की महिला योद्धा ने एक ही वार में मार डाला। कई निम्न स्तरीय शैतान सम्राट और शैतान रॉक रेस के अंधेरे प्रेत डर के साथ लेन कियानिक्स्यू को देख रहे थे। महान स्टेला अकादमी की प्रतिभाओं की ओर से एक आवाज आई। लेन कियानिक्स्यू वाकई एक ऐसी प्रतिभा थी जिससे राष्ट्रपति को बहुत उम्मीदें थीं। उसने स्टेला अकादमी में थोड़े ही समय के लिए प्रवेश लिया था, लेकिन उसकी क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया था। वह एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेत को मारने में सक्षम थी। यह अविश्वसनीय था। एक पल के लिए स्टेला अकादमी की प्रतिभाएं उत्साहित हो गईं। उन्हें लगा कि डेविल रॉक रेस के काले भूत उतने डरावने नहीं थे। लेन कियानिक्स्यू ऐसा कर सकती थी। भले ही वे उसके जितने शक्तिशाली न हो, फिर भी वे उससे बहुत पीछे नहीं होंगे। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने और भी जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। वे एक दो अंधेरे भूतों को मारकर अपना नाम कमाना चाहते थे। बूम बूम बूम, दोनों पक्ष फिर से जोरदार भिड़ंत में आ गए। यह एक जबरदस्त युद्ध था। तारों भरे आसमान में खून बिखर गया। कुछ देर बाद दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। लोग हताहत हुए थे। वहां स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के साथ साथ डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेत भी थे। खासकर लेन कियानिक्स्यू। बहुत कम निम्न स्तरीय शैतान सम्राट उसके मुकाबले में थे। उनमें से ज्यादातर उसके हाथों मारे गए थे। मोयान के, उसे मार डालो। इसी समय दूर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जी श्रीमान, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। दूर से एक ऊंचा काला सा भूत उड़ता हुआ आया। वह जो भी कदम उठाता उसके चारों ओर का स्थान ऐसे कांप उठता मानो उस पर कोई भयानक भार हो। आखिरकार सबको एहसास हुआ कि दूर एक अजीब युद्धपोत था। वह काली चट्टानों से बना हुआ लग रहा था और किसी विशाल उल्कापिंड की तरह वहां तैर रहा था। अभी जो लड़ाई हुई वह बहुत अचानक हुई थी, इसलिए किसी को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। लेकिन जब डेविल रॉक रेस का अंधेरा प्रेत बाहर निकला तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ अन्य डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेत भी थे, जिनकी आभा भयानक थी। चट्टान जैसे दिखने वाले युद्धपोत के ऊपर चट्टान से बना एक विशाल सिंहासन था। शैतान जाति का एक काला सा भूत, जिसकी शक्ति अज्ञात थी, वहां ऐसे बैठा था मानो कोई तमाशा देख रहा हो। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी आदेश उसके मुंह से निकला हो। स्टेला अकादमी के सभी प्रतिभाशाली छात्र जब ये दृश्य देख रहे थे तो वे स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। रोंग याओ ने चट्टान के सिंहासन पर बैठे काले भूत को देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अपनी क्षमता के कारण वह दूसरे पक्ष की स्थिति को नहीं देख सकता था। यह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट। क्या ये कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था? उसके मन में एक अविश्वसनीय विचार आया। सदमे से उसे चक्कर आने लगा। यदि वह अंधकार में प्रेत वास्तव में एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था तो वे खतरे में होंगे। रोंग याओ का चेहरा बदसूरत हो गया। उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? इस समय उसके मन में पलटकर भाग जाने की इच्छा हुई। बूम बूम बूम, शैतान रॉक रेस का काला प्रेत कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं थी। उसका हर कदम एक लंबी दूरी तय कर रहा था और कुछ ही सेकंड में वह लेन कियानिक्स्यू के सामने पहुंच गया। स्टेला अकादमी के कई प्रतिभाशाली लोग पीछे हट गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे और पास आएं। वे महसूस कर सकते थे कि यह शैतानी रॉक रेस का काला साया कितना शक्तिशाली था। उसकी दुष्ट और काली आभा ही उन्हें घुटन महसूस कराने के लिए काफी थी। इस शैतानी रॉक रेस के काले प्रेत ने एक विशाल युद्ध गदा पकड़ी हुई थी। यह अन्य शैतानी रॉक रेस के काले प्रेतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली युद्ध गदा से कम 3 गुना बड़ी थी। अपने लंबे और मांसल शरीर के साथ यह और भी भयानक लग रहा था। वह मानो किसी विशाल पर्वत के नीचे दबा हुआ था। उसने लेन कियानिक्स्यू को ठंडी निगाहों से देखा। लेन कियानिक्स्यू को डर नहीं लगा। वह हवा में हल्के से तैर रही थी। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफ़ेद था। अभी अभी हुई लड़ाई में उसके कपड़ों पर खून के कोई दाग नहीं लगे थे। वह अब भी बर्फ जैसे सफ़ेद कमल के फूल की तरह साफ सुथरी थी। तुम्हारा नाम क्या है? शैतान रॉक रेस के अंधेरे प्रेत के मुंह से अचानक एक धीमी आवाज निकली। लेन कियानिक्स्यू। लेन कियानिक्स्यू ने उसकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया।
लेन क्यानिक्स्यू, तुम प्रकाश ब्रह्मांड की पहली प्रतिभा हो जिसे मैंने मारा है। तुमने अभी जो क्षमता दिखाई है उसके आधार पर तुम्हें मुझसे, मोयांके से अभिनय करवाने का अधिकार है, मोयांके ने कहा। मोयांके, लेन क्यानिक्स्यू ने कहा, ठीक है, यह मेरा नाम है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोयांके ने भयानक मुस्कान के साथ हमला किया। धमाका, वह वहीं गायब हो गया और लेन क्यानशुए की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी युद्ध गदा को तेजी से घुमाया। आकाश से नीचे गिरते ही वह परछाइयों में बदल गई। टिमटिमाती गहरी पीली रोशनी के बीच एक विशाल गदा जैसी परछाई बन गई। तुरंत ही एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ये हमला अत्यंत शक्तिशाली डोमेन के साथ किया गया था। लेन क्यानिक्स्यू ने आंखें सिकुड़ीं। उसने हाथ हिलाया और एक विशाल हिमशक्ति शून्य में फट पड़ी, जिससे वह जम गया। मोयांके की गति धीमी हो गई। यहाँ तक कि विशालकाय गदा की छाया भी हवा में जम गई, मानो वह जम गई हो। यहाँ तक कि बल के हमले भी ठप पड़ गए थे। कोई कल्पना कर सकता था कि लेन क्यानिक्स्यू की बर्फीली शक्ति कितनी भयानक होगी। हम्फ, मोयांके के मुंह से एक ठंडी सिसकारी निकली। उसकी आंखों से एक चमकदार गहरे पीले रंग की चमक निकली और उसके शरीर से एक जबरदस्त ताकत उमड़ पड़ी। टकराना, उसके शरीर को जमा देने वाली बर्फ तुरंत टूट गई। गदा पर लगी बर्फ की शक्ति से एक चटक सी आवाज हुई। हवा में बड़े बड़े दरारें दिखाई देने लगीं। ये दृश्य देखकर लेन क्यानिक्स्यू के हाव भाव बदल गए। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह शैतान रॉक रेस का अंधेरा प्रेत इतना शक्तिशाली होगा। दूसरा पक्ष एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था जो उसी स्तर का था। हालांकि उसकी शक्ति उसकी बर्फीली शक्ति को नष्ट करने में सक्षम थी। वह उसके समान स्तर के ज्यादा लोगों से नहीं मिली थी। केवल उस विकृत व्यक्ति की तुलना शक्ति से की जा सकती है। हालांकि उस समय वह केवल दिव्य क्षेत्र में ही थे। उस स्थिति में डेविल रॉक रेस उसके जितना प्रतिभाशाली नहीं था। तोड़ना, मोयांके को समझ नहीं आया कि लेन क्यानिक्स्यू क्या सोच रहा था। वह अचानक गुस्से से दहाड़ा और अपनी युद्ध गदा पटक दी। उसके आसपास का स्थान बिखर गया और अब उसका हमला रुक नहीं सका। धमाका, युद्ध गदा की रूपरेखा से एक भयानक शक्ति निकली। हवा में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। यह अद्भुत था। हिमखंड, लेन क्यानिक्स्यू अचानक चिल्लाया। धमाका, उसके शरीर से अनंत बर्फ की शक्ति उमड़ पड़ी। चमकदार बर्फ नीली रोशनी झिलमिला उठी और तेजी से हवा में एक विशाल बर्फ के पहाड़ में तब्दील हो गई। वह उसके सामने खड़ा था। हिमखंड कुछ 100 फुट चौड़ा था। ये युद्ध गदा की रूपरेखा से भी छोटा नहीं था। उसमें से एक भयानक ठंडक निकल रही थी। उसके करीब मौजूद कई योद्धाओं को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। उनके शरीर में मौजूद शक्ति मानो जम गई हो। वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। वे बस और दूर जा सकते थे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ठंड उनकी शक्तियों के संचार को प्रभावित करेगी। सौभाग्य से उन काली प्रेतों पर भी असर पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो वे अपने ही लोगों द्वारा गलती से घायल हो जाते। धमाका, एक पल में दोनों हमले आपस में टकरा गए। एक पल के लिए रुका, फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। अंतरिक्ष में कंपन हुआ और आयामी दरारें उभर आईं। वे फैल गईं। गर्जन, मोयांके गुस्से से दहाड़ा। उसने अपनी गदा नीचे पटक दी। युद्ध गदा की रूपरेखा भी नीचे दब गई। दरारों की आवाज़ें सुनाई दीं। हिमखंड पर तुरंत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। वह उस भयानक बल का सामना नहीं कर सका। क्या? स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वे दंग रह गए। क्या ये हो सकता है कि लेन क्यानिक्स्यू शैतान रॉक रेस अंधेरे प्रेत का मैच नहीं था? ध्यान से, रोंग याओ ने लेन क्यानिक्स्यू के सामने अपनी चिंता जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने दूर से ही उसे जोर से याद दिलाया। हालांकि लेन क्यानिक्स्यू घबराई नहीं। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने अपना मुंह खोला और एक शब्द कहा। विस्फोट। हिमखंड की दरारों से बर्फ नीली रोशनी की चमकदार किरणें निकलीं और चारों दिशाओं में चमक उठीं। फिर वह फट गया। धमाका, भयावह बर्फ की शक्ति उमड़ी और युद्ध गदा की रूपरेखा को डुबो दिया। फिर वह मोयांके की ओर बढ़ी। मोयांके की नज़र बदल गई। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह भयानक बर्फ की ताकत में घिर गया था। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा संभव है। लेन क्यानिक्स्यू की क्षमता और तरीकों ने उन्हें चकित कर दिया। बर्फ धीरे धीरे पिघली और एक और विशाल हिमखंड प्रकट हुआ। नहीं, यह मोयांके का शरीर था। वह बर्फ में दबा हुआ था। हौंफना, अच्छा हुआ छुटकारा, कई प्रतिभाओं ने कहा। मोयांके कितना शक्तिशाली था ये तो सबको पता था। फिर भी लेन क्यानिक्स्यू ने उसे जमा दिया। बर्फ की देवी की यह उपाधि असली थी। लेन क्यानिक्स्यू की क्षमता के कारण द्वितीय तारकीय अकादमी में प्रवेश के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिभा से खिल उठी। इसके अलावा उसका चेहरा सुंदर और आभा शीतल और निर्मल थी। स्वाभाविक रूप से वह बेहद लोकप्रिय थी।
इसलिए कई दखलंदाजों ने उसे बर्फ की देवी का उपनाम दिया। हालांकि स्टेलर अकादमियों की प्रतिभाओं को उसके रूप रंग पर ध्यान देने का समय नहीं मिला। वे उसकी क्षमता से चकित थे। मोयान के बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी लेन कियानिक्स्यू के सामने वह कमज़ोर थी। वह किसी स्वर्गीय योद्धा से कमज़ोर नहीं थी। शैतान रॉक रेस के अंधेरे प्रेत भी दंग रह गए। लेन कियानिक्स्यू को देखते ही उनकी निगाहें बदल गईं। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। प्रकाश ब्रह्मांड की यह महिला मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि मोयान के भी उसका मुकाबला नहीं था। हा हा हा। दूर से हंसी की आवाज़ आई। रोम कियानिक्स्यू चिल्लाया, जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू वाकई सेकंड स्टेलर अकेडमी की एक प्रतिभा हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। सब लोग, हमें पीछे नहीं रहना है। मेरे पीछे आओ और बाहर निकल जाओ। उन्होंने भीड़ में जोश भरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने तुरंत स्टेलर अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और अपने आसपास मौजूद अंधेरे भूतों की ओर दौड़ पड़े। वह उपस्थिति का उपयोग कर रहा था। लेन कियानिक्स्यू की उपस्थिति का उपयोग करना। आमतौर पर लोग उसे बेशर्म समझते, लेकिन उन काली छायाओं के सामने किसी को ऐसा नहीं लगता था। हर कोई प्रेरित था। वे अपने आसपास मौजूद अंधेरे प्रेतों की ओर बढ़े। रोंग याओ भी खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने दूर खड़े उस अजीब से काले युद्धपोत को चुपके से देखा। उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसे यह करना ही था। अगर नहीं, तो कोई उम्मीद नहीं थी। बाकी लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये काली प्रेतात्माएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो उनके मनोबल को घातक झटका लगेगा। इस प्रकार वह जीवित रहने के लिए लड़ने हेतु केवल इस पद्धति का उपयोग कर सकता था। रोंग याओ के सामने से एक ठंडी खर्राटें आईं। डेविल रॉक रेस के एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट ने रोंग वान को ठंडी निगाहों से देखा और उसकी ओर दौड़ा। वह समझ सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं के इस समूह का नेता है। जब तक ये नेता मारा जाता, ये युद्ध समाप्त हो जाता। रोंग याओ के चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली आई। वह बस हमले का स्वागत कर सकता था। धमाका, एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। वे अंतरिक्ष में बार बार हिलते और टकराते रहे और बचा हुआ प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। रोंग याओ काफी शक्तिशाली था। उसने अपनी तलवार की चमक दिखाई और उसे हरी तलवार की धार में बदल दिया। इसने पूरे स्थान को भर दिया और एक शक्तिशाली क्षेत्र फूट पड़ा। इसने डेविल रॉक रेस के काले प्रेत को अपनी चपेट में ले लिया। गर्जन, शैतान रॉक रेस का काला प्रेत गुस्से से दहाड़ा। हालांकि वह अभी भी तलवार की चमक के प्रहार का सामना नहीं कर सका। उसका पूरा शरीर तलवार के निशानों से ढंक गया था। वह टूटने के कगार पर था। रोंग याओ ने तुरंत जीत का पीछा किया और इस शैतान रॉक रेस अंधेरे प्रेत को मारना चाहता था। बेकार। दूर से एक ठंडी चीख सुनाई दी। धमाका, अंतरिक्ष कांप उठा। दूर से एक विशाल काला उल्कापिंड आया और रोंग क्वी की ओर टूट पड़ा। रोंग याओ के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वह मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट डेविल रॉक रेस के काले प्रेत को मारकर भागने का मौका ढूंढना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूर खड़े ये काले प्रेत इस समय कोई हरकत करेंगे। इसके अलावा उसके सामने का हमला थोड़ा खतरनाक लग रहा था। अंदर एक भयानक अंधेरा क्षेत्र था। धमाका, रोंग याओ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके पास शैतान रॉक रेस के उस काले प्रेत को मारने का प्रयास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उसका सीधा सामना करना पड़ा। उसने अपनी युद्ध तलवार उठाई और एक विशाल तलवार की चमक निकली। वह ऊपर से नीचे की ओर वार कर रही थी। टकराना, विशाल तलवार की चमक उल्कापिंड जैसी विशालकाय काली चट्टान से टकराए। वह अचानक रुक गई और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। उल्कापिंड पर दरारें पड़ गईं, लेकिन वह टूटा नहीं। तलवार की चमक के साथ वह अभी भी स्थिर था। इतना खराब भी नहीं। इसी समय एक भयंकर हंसी सुनाई दी। रोंग याओ की पुतलियां सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो एक आकृति एक विशाल युद्ध गदा लिए उसकी ओर आ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब प्रकट हो गई। धत्तेरी की, उसका चेहरा भद्दा हो गया। उसके पास इस अचानक हमले से निपटने का समय नहीं था। अगर वह अपनी तलवार वापस खींचता तो उल्कापिंड जैसी चट्टान उस पर लग जाती। वह बस अपने बाएं हाथ से अपनी बाईं हथेली को बाहर धकेल सकता था। बल का विस्फोट हुआ और एक पन्ना हरा हथेली का निशान बन गया। वह उस काले प्रेत की ओर जा गिरा। हालांकि डेविल रॉक रेस का काला प्रेत डरा नहीं। वह तिरस्कारपूर्वक हंसा और आगे बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी छोड़ी और उसकी मुट्ठी से एक गहरे पीले रंग की चमक निकली। वह पन्ने जैसे हरे हथेली के निशान की ओर बढ़ी। धमाका, हथेली का निशान टूट गया और बचा हुआ प्रभाव आगे की ओर फैल गया। रोंग याओ हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के सामने उसकी हथेली इतनी कमज़ोर होगी। ये काली छाया जरूर बहुत शक्तिशाली होगी। मरना, शैतानी रॉक रेस के काले प्रेत ने एक भयावह मुस्कान दी और अपनी चट्टानी भुजाओं से रोंग याओ पर पंजा मारा।
वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। अगले ही पल रोंग याओ के शरीर से एक चमकदार पन्ना हरा प्रकाश फूट पड़ा। ये लताओं में बदल गया और शैतान रॉक रेस के काले प्रेत की ओर झपटा, उसके हमले को रोकने की कोशिश में। हम मौत के कगार पर संघर्ष कर रहा हूँ। शैतान रॉक रेस का काला प्रेत घुरघुराया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बेलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। धमाका। हालांकि इस समय रोंग याओ के सामने एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। वह बहुत खुश था। उसकी तलवार की चमक से विशाल चट्टान चकनाचूर हो गई थी। अब वह अपने सामने के अंधेरे से निपट सकता था। डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेत ने बेलों को फाड़ दिया। वह फिर से रोंगवान की ओर बढ़ा और अपनी मुट्ठी निकाली। धमाका। गहरे पीले रंग का मुट्ठी का निशान फिर से फट गया। हालांकि मुट्ठी का निशान अलग था। जैसे ही वह बना, उसके पीछे एक विशाल काला उल्कापिंड प्रकट हुआ। उसके भीतर एक भयानक शक्ति पनप रही थी। रोंग याओ के चेहरे के भाव फिर बदल गए। उसने अपनी तलवार की चमक फिर से छोड़ी और उसमें प्रभुत्व की शक्ति भर दी। धमाका। दोनों हमले एक साथ हुए। फिर वे हवा में टकरा गए। मुट्ठी और तलवार की चमक से आकाश जगमगा उठा। भयानक नक्षत्र लकड़ी बल और नक्षत्र अंधेरे बल सभी दिशाओं में बह गए। दरार। एक स्पष्ट दरार की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि रोंग याओ कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपनी तलवार पर दरारें चमकती देखीं। फिर वह फट गई। मुट्ठी के निशान से उसकी तलवार की चमक बिखर गई। धमाका। रोंग याओ अविश्वास से उसे घूरता रहा। मुट्ठी का निशान सीधा उसकी ओर आया और उसके शरीर पर लगा। उफ! उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। रोंग याओ का चेहरा पीला पड़ गया, मानो बिजली गिर गई हो। वह बेकाबू होकर उड़ गया। वरिष्ठ भाई रोंग, स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे अविश्वास से इस दृश्य को देखते रहे। बड़े भाई रोंग क्यू, जो अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक शैतानी रॉक रेस के काले भूत द्वारा पीछे धकेल दिए गए। और तो और वे घायल भी हो गए। स्थिति अचानक उलट गई। रोंग याओ इस परिवहन दल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी हार सभी के लिए एक बड़ा झटका थी। लड़ाई पहले से ही गर्म थी। अब जब ये स्थिति आ गई है तो सभी को बुरा लग रहा है। हा, पीछे से हंसी की आवाज आई। शैतानी चट्टान जाति का वह काला प्रेत जिसने रोंग याओ को उसके पैरों से गिरा दिया था, एक कदम आगे बढ़ा। उसने रोंग याओ की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं बस इतना ही कर सकती हैं। रोंग याओ का चेहरा युद्ध कवच से ढका हुआ था, इसलिए कोई उसे देख नहीं सकता था। हालांकि उसकी आंखों में डर की झलक थी। दूसरे पक्ष की खिल्ली सुनकर उसने इनकार नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और दूर भाग गया। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे स्तब्ध थे। वे अविश्वास से भर गए। वह भाग गया। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली लोग अचंभित रह गए। प्रतापी और ईमानदार वरिष्ठ भाई रोंग की सबको छोड़कर अकेले ही भाग निकले। एक क्षण में ही सभी के हृदय में निराशा छा गई। यहाँ तक कि उनके नेता सीनियर ब्रदर रोंग याओ भी भागना चाहते थे। वे डेविल रॉक रेस के डार्क अपैरिशंस के मुकाबले कैसे हो सकते थे? जुटाया गया साहस आसानी से खत्म हो सकता है। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद सबको समझ आ गया था कि ये शैतानी रॉक रेस का काला साया कितना परेशान करने वाला है। अब जब उन्होंने रोंग फू को भागते देखा तो जो मनोबल उन्होंने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था वो तुरंत गायब हो गया। लेन कियानिक्स्यू ने रोंग याओ को भागते हुए पीछे से देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसे रोंग याओ से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह निराश नहीं हुई। उसकी हरकतें देखकर उसने बस उसे नीची नज़रों से देखा। वह एक स्वर्गीय योद्धा था और उसकी बातें कानों को सुकून देती थीं। वह दूसरों को खुशामद करता था और हमेशा घमंडी और संकोची लगता था। लेकिन निर्णायक क्षण में वह अकेले भाग गया। ये बेशर्मी थी। हालांकि उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी नज़रें हटा लीं और उसके मन में कई विचार आने लगे। ऐसी स्थिति में डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेतों से लड़ने का कोई मतलब नहीं था। इससे हताहतों की संख्या और बढ़ जाती। वह भी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन यह ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह जब चाहे पीछे हट सकती थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। रोंग याओ, जो भाग रहा था, वापस उड़ गया। उसके हरे रंग के युद्धक कवच पर दरारें पड़ने लगीं। क्या? सभी को होश आ गया और वे रोंग याओ के शरीर को घूरने लगे जब वह वापस उड़ रहा था। वह वापस क्यों आया? हा। रोंग याओ को धक्का देकर गिराने वाला शैतान जोर से हंसा। उसने अपना युद्ध गदा थाम लिया और हवा में खड़ा हो गया। उसकी निगाहें घृणा से भरी थीं। क्या तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? दूर से एक और शैतानी रॉक रेस का काला प्रेत हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी लिए तेजी से आया। उसने रोंग याओ का रास्ता रोक लिया। आप? रोंग याओ ने खुद को शून्य में स्थिर किया और अपने सामने काले भूतों को देखा। उसकी आंखों में फिर से डर दिखाई दिया। उसने सोचा कि इस बात का फायदा उठाकर कि उसे अभी अभी पीछे धकेला गया है, वह बचकर निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे देख लिया गया।
एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट का काला साया वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था, उसे अचानक पकड़ लिया। जब वह मन ही मन खुश था कि वह बच सकता है, तभी वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा। रोंग याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़कर भागने की? कियान लियान की आंखें लाल हो गईं। वह हत्या में डूबा हुआ था। उसने रोंग वान को घूरा और चिल्लाया। ये प्रशंसा घृणा में बदल रही थी। कियान लियान जाहिर तौर पर रोंग याओ का गुलाम था, फिर भी वही रोंग याओ से सबसे ज्यादा नफरत करता था। इससे पहले कि स्टेला अकादमी की प्रतिभाएं कुछ बोल पाती, उन्होंने कियान लियान की गुस्से भरी दहाड़ सुनी और चुप हो गए। उन्हें लगा कि उनके शब्द चुरा लिए गए हैं। तुमने मुझे गलत समझा, मैं जल्दी से बाहर जाकर मदद मांगना चाहता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब यहीं मर जाएंगे। रोंग याओ के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और वह अजीब तरह से हंसने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? कियान लियान गुस्से में दहाड़ा। वरिष्ठ भाई रोंग, आपने हमें निराश किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। हम तुम्हारे बारे में गलत थे। अल्पविराम। स्टेला अकादमी के छात्रों ने अपना मुंह खोला और रोंग क्यू को तिरस्कार से देखा। चिंता मत करो, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेत ने उपहास किया। तुम जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ले जा रहे हो, उन्हें हमें सौंप दो, शायद हम तुम्हारी जान बख्श सकें। तुम्हें अंधकार का बपतिस्मा मिलेगा और तुम हमारे गुलाम बन जाओगे, डेविल रॉक रेस के एक और मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट ने कहा। आपको कैसे पता कि हम यहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहुंचाने आए हैं? स्टेला अकादमीज की एक स्वर्गीय प्रतिभा ने धीमी आवाज में पूछा। वह खून से लथपथ था और उसे गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि उसके आसपास की काली परछाइयां उसे डर से देख रही थीं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उसके पास आएं। एक मृत व्यक्ति को इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, मध्यम स्तर के शैतान सम्राट डेविल रॉक रेस डार्क अपैरिशन ने कहा। हमारे पास कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं है। स्वर्गलोक के मार्शल योद्धा को अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया गया। अगर मैं आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सौंप दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? रोंग याओ ने अचानक चमकती आंखों से पूछा। रोंग याओ, स्वर्गलोक के योद्धा को उम्मीद नहीं थी कि रोंग याओ इतना बेशर्म होगा। चिल्लाते ही उसके हाव भाव बदल गए। वेनहे, चूंकि वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, इसलिए अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। हम सभी स्टेला अकादमी की प्रतिभाएं हैं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तो बस बाहरी चीजें हैं। ये कुछ भी नहीं हैं। बस इन्हें दे दो, रोंग बाई ने बेशर्मी से कहा। कमीने। वेनहे का चेहरा भद्दा हो गया। वह गुस्से से बोला, तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान स्टेला अकादमी का टैलेंट कैसे हो सकता है? रोंग की को दूसरे पक्ष से डांट सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम घमंडी हो। क्या तुम खुद को इतना महान समझते हो? तुम यहाँ रह सकते हो और उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मर सकते हो। वेनहे को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे बेशर्म शब्द कहेगा। वह गुस्से से कांप उठा। बेशर्म? रोंग याओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म इंसान हो। अगर आप आज चले गए तो हम आपके कार्यों को जनता के सामने अवश्य उजागर कर देंगे। अल्पविराम। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों ने जब उसकी बातें सुनी तो वे गुस्से से गालियां देने लगे। सबने उसे घूर कर देखा। सभी प्रतिभाओं को लगा कि उन्होंने अपनी भावनाएं बर्बाद कर दी जब उन्हें याद आया कि अतीत में वे इस व्यक्ति का कितना सम्मान करते थे। वे अपनी ईमानदारी कुत्तों को खिला रहे थे। रोंग याओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घुरघुराते हुए कहा, मुझे जिंदा रहने की पूरी कोशिश करने में क्या हर्ज है? अंधेरी प्रेतों के हाथों यूं ही मरना कोई मतलब नहीं रखता। शानदार, अद्भुत। मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट डेविल रॉक रेस के अंधेरे प्रेत ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि जब प्रकाश ब्रह्मांड के जीवित प्राणी मरने वाले होंगे तो आप एक बदसूरत चेहरा बना लेंगे। मैंने पहले इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन मैंने आज इसे खुद देखा है। मो यानयान, चलो अब समय बर्बाद नहीं करते। चूंकि वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हमें सौंपने और हमारे अधीन होने को तैयार नहीं हैं, तो चलो उन्हें उनके रास्ते पर भेज देते हैं। शैतान टाइटन ने पिशाच रक्तपुत्र और शैतान मन जाति के शियाओजी को प्रकाश ब्रह्मांड से 100 प्रतिभाओं को मारने के लिए कहा है। अगर हम उनसे आगे निकल गए तो शैतान रॉक जाति उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। युद्ध गदा लिए मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए काले प्रेत ने हंसी उड़ाई। उसने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, ऐसे में तो तुम मर सकते हो। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। फिर हवा में एक विशाल गहरे पीले रंग की कुल्हाड़ी की छाया प्रकट हुई और योद्धाओं की ओर बढ़ी। कुल्हाड़ी का साया बहुत बड़ा था। जब वह ऊपर की ओर बढ़ा तो उसने स्टेला अकादमी की प्रतिभाओं को घेर लिया, मानो उन्हें 2 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। स्टेला अकादमी के छात्रों की अभिव्यक्तियां पूरी तरह बदल गईं। उनके शिष्य, खासकर ब्रह्मांड क्षेत्र के छात्र, संकुचित हो गए।
इस भयावह हमले के सामने उन्हें मौत का खतरा महसूस हुआ। बूम बूम बूम। स्टेला अकादमी के इन प्रतिभाशाली छात्रों के शरीर से हमले निकल रहे थे। वे उस गहरे पीले रंग की कुल्हाड़ी की छाया को रोकना चाहते थे। दुर्भाग्यवश ये निरर्थक था। पलक झपकते ही कुल्हाड़ी की छाया में हमले शुरू हो गए। वे जरा भी विरोध नहीं कर सके। रोंग याओ का चेहरा बदसूरत हो गया। वह इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। क्या ये डेविल रॉक रेस के काले भूत उसे निशाना बना रहे थे? वह अपनी ओर बढ़ती शक्तिशाली कुल्हाड़ी की छाया से बच नहीं सका। वह केवल अपनी युद्ध तकनीकें ही चला सका और अपनी युद्ध तलवार को काट सका। धमाका। तलवार की चमक और कुल्हाड़ी की छाया अचानक टकराईं। एक जोरदार विस्फोट हुआ। फक। रोंग फू गाली दिए बिना नहीं रह सका। उसे पहले से ही एहसास हो रहा था कि यह कुल्हाड़ी का साया कितना शक्तिशाली है। जब वे एक ही स्तर पर थे तो दूसरा पक्ष इतना मजबूत क्यों था? टकराना। अगले ही क्षण उसने जो तलवार की चमक छोड़ी थी वह बिखर गई और कुल्हाड़ी की छाया उसके पीछे पीछे आ गई। रोंग याओ गुस्से से पीछे हट गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे से फिर से तेज तूफान आएगा। उसके हाव भाव बदल गए। धमाका। एक विशाल गदा की छाया आकाश से नीचे आए और उसके शरीर पर जोर से टकराए। रोंग याओ के शरीर पर लगा युद्ध कवच एक कर्कश ध्वनि के साथ टूट गया। फिर हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। जमीन पर गिरते ही वह दर्द से चीख उठा। उसके शरीर से ताज़ा खून की धार बह निकली। यह हथौड़ा बहुत डरावना था। और वह सीधा उसके शरीर पर गिरा। उसके शरीर से शक्ति का प्रवाह हुआ। कोई कल्पना कर सकता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। शून्य में ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं कुछ भी नहीं था। हालांकि सबकी नज़रों में रोंग याओ नीचे फेंका गया और हजारों मीटर तक उड़ता रहा, फिर किसी तरह रुक पाया। वह शून्य में एक मरे हुए कुत्ते की तरह तैर रहा था। स्टेला अकादमी के कई मार्शल योद्धा उसकी दुखद स्थिति से दुखी थे। हालांकि रोंग याओ बेशर्म था और अकेले भागना चाहता था, फिर भी वो स्टेला अकादमी का एक मार्शल योद्धा था। इसलिए उसे इस तरह पिटते देख कोई भी खुश नहीं हुआ। अचानक पीड़ा की चीखें सुनाई देने लगीं। कुल्हाड़ी की छाया अंततः स्टेला अकादमी के मार्शल योद्धाओं पर तब गिरी जब उसे कोई नहीं रोक रहा था। कुछ ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वे खून की धुंध में बदल गए और भयानक शक्ति के अधीन मर गए। खून की घनी बदबू हवा में फैल गई। कई लोग स्तब्ध थे। इस क्षण स्टेला अकादमी की प्रतिभाओं को अंततः युद्ध की क्रूरता का एहसास हुआ। कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। वे क्रोधित, अनिच्छुक और असहाय थे। बहुत कमजोर। मोयानयांग ने अपना युद्ध कुल्हाड़ा कंधे पर रखा और चारों ओर नजर दौड़ाए। वह मुस्कुराया। स्टेला अकादमी की प्रतिभाएं मोयानयांग को ऐसे घूर रही थीं मानो वे अपमानित हों। मैं तुमसे लड़ूंगा। दूर से एक चिल्लाहट आई। सभी ने मुड़कर देखा कि जो व्यक्ति बोल रहा था वह स्वर्गलोक की प्रतिभा थी जिसका नाम वेनहे था। वरिष्ठ वेनहे। स्टेला अकादमी के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर दुख भरी आंखों से देखा। दूसरे स्टेला अकादमी में सीनियर ब्रदर वेनहे की रैंकिंग रोंग याओ से कम थी। उन्होंने हमेशा कम प्रोफाइल बनाए रखी और कभी भी अलग नहीं दिखे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पहल करेगा और मोयानयांग और अन्य अंधेरे प्रेतों से लड़ेगा। सबकी नज़रों में वह मरने वाला था। रोंग याओ, जो मौत से डरता था, की तुलना में वेनहे के कार्यों ने सभी को उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उनके दिल दुख से भरे हुए थे। वे सचमुच आज यहाँ मर सकते हैं। 5वीं मंजिल का स्वर्ग। मोयानयांग ने वेनहे की तरफ देखा और हंसी। तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। हमें तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। वेनहे को डर नहीं लगा। उसने हाथ में एक युद्ध तलवार थाम रखा था और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। वह खून से लथपथ था और उसके शरीर पर कई घाव थे। ये सब अभी अभी हुई लड़ाई के कारण हुए थे। फिर भी उसने एक बार भी भौहें नहीं सिकुड़ी। उसके शरीर से एक विस्मयकारी और निर्भय आभा उठ रही थी। मोयानयांग ने आंखें सिकुड़ीं। उसने प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं के मृत्यु के समय के कुरूप हाव भावों के बारे में सुना था। साथ ही उसने मृत्यु के सामने कई लोगों की स्पष्टवादिता और निर्णायकता के बारे में भी सुना था।